स्टार्ट करें क्लास। मेरा गला बैठा हुआ है। हाँ, नहीं कैंसिल नहीं करेंगे। आवाज सुनाई दे रही है ना तुमको ठीक से? चलो पहले एक काम करो, वो वाला जो क्वेश्चन बाकी था ना, पेज 42 क्वेश्चन नंबर 24 देखो। वन बाय वन को रीड करेंगे एंड देन वन बाय वन का आंसर करेंगे। पढ़ लिए चौरसिया पहला क्वेश्चन। ऑपरेटिंग साइकिल ऊपर देख के बताओ कितने दिन का है? 15 मंथ्स। और पहला वाला में डिपॉजिट है क्या? और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिपॉजिट है क्या? तो वर्किंग कैपिटल आइटम मानना चाहिए। एंड ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे ही आंसर होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है वो लोग, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया है? 2 करोड़ का। और क्या लिखा है? 14 महीना में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब विद इन दी साइकिल ही है। Although this is a special contract, but the company's overall cycle has to be seen, और वो साइकिल 15 महीना का है। तो पैसा कब तक वापस मिलेगा, क्या बोल रहा है? और 70% मतलब साइकिल के अंदर मिल जाएगा। हम ठीक बोल रहे हैं ना? तो उसको तो करेंट ही बोलना चाहिए। और बाकी 30% कब मिल रहा है? रे साइकिल पार कर जा रहा है क्या? कितना महीना बाद मिल रहा है? 14 + 3 ना 17, और अपने को 15 चाहिए, तो फिर नॉन करेंट हो जाएगा। लिखो, द ऑपरेटिंग साइकिल इज 15 months. Total deposit made, या सेट है। हाँ, हम लोग पे किए हैं डिपॉजिट। मेड इज 2 crores। नीचे 2 लाइन में रिसीवेबल इन 14 months, $1.40 crores is a
current asset as it is expected to be received within the operating cycle. एक लाइन छोड़ के लिखोगे. हाँ, receivable in 17 months it is a non-current asset as it is expected to be received after the operating cycle. तो इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेने से आराम से मैनेज हो जाता है. और सारे बच्चे एक लाइन बताओ, हम लोग इसमें 12 महीना का पीरियड क्यों नहीं देखा, 15 महीना क्यों यूज किया? क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल रिलेटेड असेट था. ये अगर नॉर्मल कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देते ना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं, ऐसे ही, तो वो 12 महीना से चेक होता. चलो, ये सबसे इजी सम है. बोलो. हाँ, आपको अभी सेकंड वाला बुलेट देखना है. डेटर है ना. अगेन देखो, वही वाला लड़ाई है. 12 महीना देखना है या ऑपरेटिंग साइकिल देखना है? अब डेटर के लिए तो ऑपरेटिंग साइकिल ही देखेंगे ना. लिखो यस. द मैनेजमेंट्स डिसीशन to present the debtor as current asset is correct as the debtors are expected to be received within 14 months, which is within the operating cycle of the company.
3 नंबर क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। मनीष आप सही बोल रहे हो, बट तीसरा सम देखो। और तीसरा के लिए बोल रहे हो क्या? ओके ओके। बोलिए, दोनों करंट होगा या पहला वाला नॉन करंट और दूसरा वाला करंट? मेरे नजर में दोनों करंट होगा। कंपनी के एक्सपेक्टेशन पे कोई बात ही नहीं आता। लाइबिलिटी का केस है ये, हमने डिपॉजिट ले रखा है, वी हैव टेकन द डिपॉजिट, यस और नो। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, जो कि हो ही सकता है, मेरे कंट्रोल में थोड़ी, आई एम पॉजिटिव, इट्स फाइन, लेकिन मेरे को रिफंड करना पड़ सकता है विद इन द टाइम, माने विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। ऐसे ठीक है, देखने से लग रहा है 18 महीना का टाइम है, रिटर्न 18 महीना बाद करना पड़ेगा। 18 महीना और मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीना का है, 18 महीना का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो देखने से लग रहा दोनों ही नॉन करेंट होना चाहिए, लेकिन दोनों ही कैंसिलेबल है। इसी वजह से दोनों को ही करंट दिखाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखो, बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स, नहीं, हाँ, बोथ द सिक्योरिटी डिपॉजिट्स will have to be repaid if the contracts are, लिखो, cancelled। full stop। Therefore, the entire amount of 4 crores have to be shown as current liability। देखिए, कंपनी जो कर रही थी ना, 1 करोड़ को लेकर के कंपनी को क्योंकि डाउट था कि हमको देना पड़ भी सकता है, कैंसिल हो भी सकता है, तो उन्होंने भी खुद ने करंट माना। कंपनी ने 3 करोड़ को नॉन करंट क्यों माना था, हालांकि वो गलत है, हम लोगों ने सही लिख दिया है कि उसको लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, हम तो ठीक से काम कर ही देंगे,
पर ये मुद्दा नहीं है। क्या चीजें आपके कंट्रोल में हैं? आंसर इज नहीं। आप सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा। सोचने वाला बात करंट असेट तक रखिए। करंट लायबिलिटी में अगर इट कैन फॉल ड्यू विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम लिमिट, आपको करंट में ही दिखाना पड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्लास में कुछ बोले थे, लास्ट क्लास में लिखो एडवांस फॉर परचेज ऑफ ए न्यू मशीन बोलिए क्या बोले थे अगर याद है तो। हमने एक असेट खरीदने के लिए एडवांस में पैसा दिया है। असेट हमको तुरंत ही मिलने वाला है, पर वो असेट भी तो नॉन करेंट होने वाला है ना, तो ये एडवांस को भी नॉन करेंट में ही दिखाओगे। अभी थोड़ी देर बाद आप शेड्यूल 3 का फॉर्मेट देखोगे, उसमें देखना ये चीज लिखा हुआ है। लिखो एज दिस इज ए कैपिटल एडवांस it will always be shown as a non-current asset because the company is never going to realize it in cash. लिख लिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो तो, हमने मशीन बेचा है। लिखो अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ मशीन डैश करके लिखो। अमाउंट कितना है बोलो? 0.5 lakhs। हाँ 0.5 crores। बोलिए इसके लिए ऑपरेटिंग साइकिल देखोगे कि 12 महीना देखोगे? 12 महीना। पता करो 12 महीना के अंदर अंदर ही मिलने वाला है या नहीं है? कहाँ लिखा है रे? फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट भी चेक कर लेना। लिखा है ना? लिखो दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड
within 10 months from the end of the reporting period. Hence it is a current asset. हो गया। तो सारे सम हमने क्लास में सॉल्व कर लिए। अब होमवर्क का जो जो सम बचा, कितना सम बचा होमवर्क में देखो, 2 हुआ है ना। कौन सा बड़ा बड़ा वाला हुआ है ना रे? 2 नंबर और 4 नंबर हुआ है। तो कौन सा सम बचा मेरा बच्चा? एक 3 5 1 3 5 आपका आज का होमवर्क है। लिख के बनाओगे, मतलब ऐसे मन मन में बोलोगे नहीं, हाँ। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। हाँ, वो गलती से 25 नंबर लिख दिया है, हम लोग उसको 5 नंबर ही बोल रहे हैं। तो टोटल और 3 सम बचा ना, आप लोग इसको आज बना लोगे। ओके, मेरा गला बैठा हुआ है, बीच में कभी भी क्लास ऑफ कर सकता हूं मैं। और कल का क्लास हमारा ऑफ रहेगा क्योंकि मेरा पोजीशन ठीक नहीं है गले का। तो थोड़ा दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी ज़्यादा हो गया। तो अब तुम बोल मत यार, बहुत सारे बच्चे हैं ना। नाउ हाँ, क्वेश्चन 4 का आंसर डिस्कस करेंगे बच्चा अभी। तुम क्वेश्चन 4 का आंसर बनाया था ना? नोट्स वगैरह नहीं बनाया, तुम बनाया बेटा? लाओ, आंसर आप लोग मैच करोगे। हाँ, ये देखो कितना अच्छा से बनाता है। गुड, बैठ जा। नहीं वो ठीक है, एरर वाला बात छोड़ दो। हाँ, एक एक करके आंसर डिस्कस करो क्वेश्चन 4 का। नॉन करेंट असेट 11,310। जो बनाया है बोलना, मेरा आंसर भी वही है। डेफर्ड टैक्स असेट बी करके लिखा है 600, एकदम करेक्ट। 11,910। इन्वेंट्री 2000, ट्रेड रिसीवेबल 2200, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2400। एवरीथिंग इज करेक्ट। आप लोग यस बोलिए। गुड। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल 2000, करेक्ट। अदर इक्विटी 3000, करेक्ट। नॉन करेंट लाइबिलिटी में बोरोइंग 10,000, फुल्ली करेक्ट। फिनेंशियल लाइबिलिटी में ट्रेड पेएबल 600, लुक्स करेक्ट। अदर फिनेंशियल लाइबिलिटी में क्या क्या लिया है तुम? अनक्लेम डिविडेंड इंटरेस्ट अक्रूड, करेक्ट। अदर करेंट लाइबिलिटी में 294, क्या नाम से है क्वेश्चन में? अच्छा, बिलिंग इन एडवांस, ये फिनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, करेक्ट। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 1500, फुल्ली करेक्ट। P&L 11,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंप्लॉय बेनिफिट है क्या रे इस क्वेश्चन में? ओके। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, प्रॉफिट, टैक्स, EPS 9.51। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाया है बच्चा अच्छा से।
अदर इक्विटी भी ठीक है। डिफर्ड टैक्स का नोट्स बढ़िया बनाया है। ट्रेड रिसीवेबल का ब्रेकअप दिया है। इक्विटी कैपिटल में नंबर लिखा है, फेस वैल्यू लिखा है, गुड। अदर इक्विटी बनाया है, लोन बनाया है, डिविडेंड है, बढ़िया है। ये पूरा 16 मार्क्स मिलेगा इसमें, अगर ये 16 मार्क्स का सम आएगा। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो वो लोग 1 मार्क्स भी नहीं काटेगा। अब आप देख लो आपको कितना लिखना पड़ेगा। ओके, सो विद दिस ना अपना इंड AS 1 कंप्लीट होता है। मैं एक बार आपको बुक दिखाता हूं, आप भी अपना बुक खोलो सारे बच्चे लोग। रेडी? इधर बोर्ड पे देखो। हाँ, complete set of financial statements we had discussed in the classroom. Statement of P&L 2 पार्ट वाला, P&L और other comprehensive income, we did it. Other comprehensive incomes में item that can be reclassified, that cannot be reclassified, हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखे। बाकी रिस्पेक्टिव इंड AS में सीखेंगे। P&L को तो बनाना सीखे पूरा, 2-3 सम बना लिए। फिनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? आंसर इज यूजर लोगों को इंफॉर्मेशन देना। क्या क्या चीज के बारे में? फिनेंशियल पोजीशन, जिसमें असेट लायबिलिटी इक्विटी होता है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है। कैश फ्लो, जो कैश फ्लो का होता है। हम लोग यूजर्स को वो इंफॉर्मेशन देना क्यों चाहते हैं? आंसर इज सो दैट यूजर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने फिनेंशियल डिसीजन ले पाए। तो प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांस 0 है इसका, लेकिन इंड AS 1 में लिखा हुआ है, सो वी आर गिविंग इट अ प्लेस इन आवर बुक। ट्रू एंड फेयर व्यू हम लोग बात कर चुके हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू का एक बार और बात होगा इंड AS 8 में। अभी आपको एक नया बात बोलूंगा, थोड़ा 2 लाइन का। हम लोग जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू को ऐसे देखते थे कि हम जो सारा चीज वहां पे बताएं फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वो फैक्चुअल हो, मतलब वो सही हो, करेक्ट हो। इंड AS इसको थोड़ा अलग तरीके से बोलता है। वो बोलता है प्लीज डू ए फेथफुल प्रेजेंटेशन। अगर आप फेथफुली बात को लिख देंगे तो वो ट्रू ही तो होगा ना, उसमें अनफेयर होने का कोई चांस ही नहीं है। तो लोगों ने बोला हाउ, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेथफुल प्रेजेंटेशन? तो बोला बी अनबायस्ड, बी अनबायस्ड, बी टाइमली। क्योंकि आप मानते हो ना, टाइम पे बोला हुआ बात और 2 साल 3 महीना बाद बोला हुआ बात, माने डिफरेंट क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, वो झूठ भी लग सकता है। तो इंफॉर्मेशन टाइमली दीजिए, करेक्ट दीजिए, पूरा दीजिए। अच्छा, पूरा बोला हुआ बात और आधा बोला हुआ बात में साला जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। मैंने उसको थप्पड़ मारा, देखने से लग रहा हम ही क्रिमिनल है क्योंकि उसने मुझे गाली दी। अभी क्या और हम जस्टिस किए, फर्क देखिए। जब हम लोग ये बोल के रोक देते मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो क्या लग रहा है कि हम लोग ही क्रिमिनल हैं, क्योंकि उसने मुझे गाली दी तो लग रहा है हम लोग जस्टिस किए। तो इसीलिए बोलते हैं इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट। ये वाला बात हम आपको इंड AS 8 में सिखाएंगे। आप खाली उस बुक में देखिए कहीं पे फेथफुल प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है क्या, क्योंकि इंड AS 1 का वो कैच वर्ड है, आप उसे अंडरलाइन कर दीजिए। कर दिए। एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट के बारे में बात हो चुका है।
गोइंग कंसर्न के बारे में हम लोग सम बना चुके हैं, यस और नो? करेंट नॉन करेंट का तो कम से कम 12-13 सम बना होगा, कम नहीं बना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर हमने क्लास में भी लिखा दिया है और तुम बुक रीडिंग भी कर लेना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वी हैड डिस्कस्ड लाइन बाय लाइन। करंट असेट का अलग से और पॉइंट एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए बेटा, वी हैव डन दैट। एक बच्चा बोल रहा करंट असेट का पॉइंट को सब पॉइंट नहीं है क्या, इसको आप एक्सप्लेन कर दो। स्टिल आई हैड एक्सप्लेन, मैं फिर से बोल देता हूं। देखो ए नंबर जो पॉइंट है ऑपरेटिंग साइकिल वाला, ये कौन सी असेट के लिए है? वर्किंग कैपिटल असेट के लिए। यहां देखिए एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, इंटेंड टू सेल, कंज्यूम, 3 वर्ड है। कंज्यूम कौन से करेंट असेट के लिए? रॉ मटेरियल के लिए। इंटेंड्स टू सेल कौन से करेंट असेट के लिए? फिनिश्ड गुड्स के लिए, जिसको बेचना चाहते हैं। और रियलाइज कौन से करेंट असेट के लिए? डेटर्स के लिए। इतना अच्छा वर्ड बना करके दिया है। ये बात हम लोगों ने क्लास में बोला हुआ है। ये देखिए, इट होल्ड्स द असेट प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। मैंने आपको बताया एक तो स्टॉक इन ट्रेड आपने नाम सुना होगा, या हम लोग जो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग के लिए होल्ड करते हैं, उसको हम लोग हेल्ड फॉर ट्रेडिंग असेट बोलते हैं। जानते हो बेटा, अगर आप कोई बिल्डिंग भी खरीदते हो ना ट्रेडिंग के लिए, बिल्डिंग, तो भी वो करेंट असेट होता है। असेट का नेचर से डिसाइड नहीं होता कि वो असेट कौन सा असेट है, आपके पर्पज ऑफ होल्डिंग से डिसाइड होता है कि वो आपके बैलेंस शीट में कैसे लिखा जाएगा। यू गॉट इट? तीसरा पॉइंट, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइजेबल विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ये उन सारा असेट के लिए जो वर्किंग कैपिटल असेट नहीं है। और लास्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो हमेशा करेंट असेट होता है, लेकिन अगर किसी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन है कि आप उसको अगले 1 साल तक यूज नहीं कर पाओगे, तो उसको आप करेंट असेट में नहीं दिखा सकते, इवन इफ इट इज ए कैश इक्विवेलेंट। इवन मैं आपको बोलता हूं बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या बोला? बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। एक सेकंड, दिक्कत हो रही है। अगर हम एक बैंक एफडी करते हैं और मोर देन 1 ईयर के लिए करते हैं, बैंक एफडी लोग करते हैं ना 365 दिन से ज्यादा वाला, यस 12 month अबव एफडी, गुड। तो बताइए हमको कहां दिखाना चाहिए? एफडी टू बी मैच्योर्ड आफ्टर 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। नॉन करेंट में दिखाना चाहिए ना। जबकि सोचो एफडी है, अभी फोन करेंगे तो अभी पैसा वापस मिल जाएगा। मेरा तो साला जितना भी एफडी होता है ना, सब वो ऐप से कंट्रोल्ड है। आईसीआईसीआई बैंक वाला एक तो ऐप दे दिया है, उसी में एफडी है। अगर मेरे को एनकैश करना होता है तो हम तुरंत एनकैश कर सकते हैं। अब तुरंत एनकैश कर सकते हैं, दैट डजंट मीन दैट इट इज ए करेंट असेट। नहीं समझे? आई हैड मेड एन एफडी फॉर मोर देन 1 year, दैट मीन्स इट इज ए नॉन करेंट असेट। नौ नंबर पढ़ा दिए ठीक से। 11 नंबर का डिस्कशन हम लोगों ने किया है, फिर भी हम एक बार अलग से बात करते हैं। लेट्स सी क्या चीज के ऊपर फोकस है? मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मीनिंग बताओ। एनी इंफॉर्मेशन जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट कर सके, उसको मटीरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। पूरे इंडेस के सिस्टम का आप 1 से लेकर के 116 तक पढ़ेंगे। अभी 1 चल रहा है, आज खत्म होने वाला है। पूरे
116, 1 से 116 इंडेस का एक बात जो कॉमन है वो ये बोलता है मटीरियल इंफॉर्मेशन छुपाने का नहीं। अगर आप छुपाते हो तो आप फेथफुल नहीं हो, और अगर आप फेथफुल नहीं हैं तो आप ट्रू एंड फेयर नहीं हैं। और ये क्लियर है, मतलब ये मटीरियलिटी वाला वर्ड आप अगर रियल एज का टेक्स्ट पढ़ोगे जो हम लोग पढ़ते हैं 500 बार लिखा हुआ बुक में। सो मटीरियलिटी इज इंपॉर्टेंट, बट मटीरियलिटी के नाम पे हमको एग्रीगेट करने का अगर राइट नहीं मिले तो अच्छा बात नहीं है। अब 15,000 मेरा डेटर है, हम सबको माल बेचते हैं, बड़ा बड़ा सेल है, पर सेल तो सेल बोल के ही दिखाते हैं यार, डेटर तो डेटर बोल के ही दिखाते हैं। अब तुम बोलेगा ये डेटर भी मटीरियल है, वो डेटर भी मटीरियल है। अरे तो सारा डेटर ही तो मटीरियल, हम डेटर तो दिखा ही रहे हैं। सिमिलर आइटम का एग्रीगेशन होता है। आगे आइए, ऑफसेटिंग का बात हम लोगों ने किया है। बच्चों ऑफसेटिंग के लिए दिमाग में रखिएगा, अगर बैलेंस शीट का ऑफसेटिंग आया ना तो वो 2 बात जरूर याद रखने का है। बैलेंस शीट, क्या बोलो, मेरे पास लीगल राइट होना चाहिए सेट ऑफ का, और सेट ऑफ करके ही हमको जो नेट अमाउंट है उसी का पेमेंट का भी इंटेंशन होना चाहिए, तब तो असेट लायबिलिटी सेट ऑफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। पीएल सेट ऑफ का रूल याद रखिएगा, सब्सटेंस। अगर नेट से ही सब्सटेंस पता चले तो नेट दिखाएंगे, नहीं तो अलग अलग दिखाएंगे। नॉर्मल रूल याद रखिएगा, सेट ऑफ अलाउड नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, साल में 1 बार, बोलो हाँ, साल में 1 बार। सेबी क्वार्टरली रिपोर्टिंग मांगता है, साल में 4 बार। हम लोग यहां सेबी का रूल डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन एक इंड एस है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, इंड एस 34। इंड एस 34 मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि अगर कोई इंड एस 34 फॉलो करता है तो वो क्वार्टरली रिपोर्टिंग भी करेगा, और क्वार्टरली रिपोर्टिंग करने से आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। और क्वार्टरली रिपोर्टिंग करने के बाद भी आपको एनुअल रिपोर्टिंग तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात और है कि अगर कभी भी हम अपना रिपोर्टिंग अप्रैल टू मार्च है, मान लो मेरा एनुअल रिपोर्टिंग अप्रैल टू मार्च है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन, से फॉर अमलगमेशन पर्पज या कोई भी रीजन से मेरे को उस रिपोर्टिंग को चेंज करना पड़ा, तो उसके बारे में प्रॉपरली डिस्क्लोजर दे दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पेज पलटा जाए। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन, 2 चीज में कंसिस्टेंट रहना है, पॉलिसीज में और क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन मीन्स बताइए, नॉन करेंट, करेंट, इक्विटी, लाइबिलिटी, इक्विटी, जहां जहां आप दिखाते हो चीजों को कंसिस्टेंटली दिखाइए। और पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी आप जानते हो हमको चाहिए। अगर हम लोग इनकंसिस्टेंट होते हैं, चेंज करते हैं, तो चेंज तभी अलाउड है जब एस रिलेटेड चेंज करना अलाउ करे। जब रिलेटेड इंडेस आपको बदलना अलाउ करेगा, आप बदलो ना, हम मना नहीं करते, लेकिन उस इंडेस में जो जो लिखा हुआ है चेंज के बारे में, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, पूरे 116 तक हम एक बार भी अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का डिस्कशन नहीं करेंगे। इंड एस ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है। इंड एस बोलता है एक लॉटरी इनकम और एक रेंटल इनकम में कोई फर्क नहीं है। हम लॉटरी इनकम को ज्यादा इज्जत और रेंटल इनकम को कम इज्जत नहीं देंगे। हम लोग के इंटर में था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अलग से दिखाना पड़ता है। इंड एस हैज किल्ड दैट पर्टिकुलर और फिनिश्ड that particular difference in the disclosure requirements. It says if the item is ordinary, if it is extraordinary, for us it hardly makes a difference. You got it? Rounding off, बात हुई थी अपनी
रिवीजन में बताओ, 100 करोड़ से जिसका कम टर्नओवर है, नहीं टर्नओवर नहीं, मेरे मुंह से अभी भी टर्नओवर निकलता है, टोटल इनकम, वो बच्चा बेचारा हमको उस दिन भी ठीक कराया था, टर्नओवर ही था बचपन से रे। अभी जब शेड्यूल 3 चेंज हुआ ना, उसने टोटल इनकम कर दिया, तो मुंह से तो आते आते टाइम लगेगा। तो 100 करोड़ से कम अगर टोटल इनकम है, टोटल इनकम समझे ना कौन सा वाला, जो आप लोग पीएल बनाते वक्त टोटल नहीं करते हो वो वाला, तो 4 राउंडिंग ऑफ का रूल है, हंड्रेड्स, थाउजेंड, लैक्स, मिलियंस। और अगर 100 करोड़ या उससे ऊपर का टर्नओवर है तो 3 रूल है, लैक्स, मिलियंस। 1 मिनट, वो बच्चा कुछ बोल रहा है। यस, इन दैट केस आप अगर 1 मिनट, बच्चा बढ़िया क्वेश्चन बोला सर मान लीजिए आप एनुअल रिपोर्टिंग बोले, तो बोला मान लीजिए मेरा कंपनी ही 1 मार्च को बना, मेरा कंपनी 1 मार्च को बना, तो हम 1 मार्च से 31 मार्च 3 महीना का ही तो P&L बनाएंगे ना उस पीरियड में। हाँ, 3 महीना का P&L बना करके आप दे दीजिए, 3 महीना का बैलेंस शीट बना करके आप दीजिए, उस केस में लिखिएगा कि ये 3 महीना का ही है। क्लियर? आगे हाँ, तो फिर 1 महीना का बनाइए। 1 मार्च बोले क्या, मेरे को 1 जनवरी दिमाग में रहा, 1 जनवरी से 31 मार्च का अगर आप बनाते हैं 3 महीना का बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डिस्कस किए थे, 5 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, टिक लगा देता हूं, बार बार क्या बात करना है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का बात कर लिए थे, अब बहुत बात होगा इसका, मालूम है ना। इंडेस 103 है पूरा डेडिकेटेड एकदम। प्रोपोज्ड डिविडेंड, वो प्रो वर्ड मिस टाइप हो गया है, उसको ठीक कर दो, प्रोपोज्ड डिविडेंड। हम लोग डिक्लेयर्ड डिविडेंड का अकाउंटिंग करते हैं, प्रोपोज्ड का नहीं करते हैं। प्रोपोज्ड डिविडेंड नोट्स में आता है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड बैलेंस शीट में आता है। ये वाला पैराग्राफ आपको याद है, सोर्सेस ऑफ एस्टिमेटिंग द अनसर्टेनिटी, हम रिलायंस का निकाल के दिखाए थे आप लोगों को। क्या था बोलो तो, अगर अगले 1 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरा एसेट और लायबिलिटी में मटीरियल एडजस्टमेंट हो सकता है, तो हम उस अनसर्टेनिटी के बारे में लोगों को अलग से बताएंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वी हैड डिस्कस्ड, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, यस, अजम्पशन अबाउट फ्यूचर। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आप जानते हो कि सारा नोट्स में दिखाना पड़ता है, जो भी हमारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है। सो विद दिस हम लोगों ने ये डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। ओके, हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग शेड्यूल 3 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक है। ऑल दो ये शेड्यूल 3 का डिस्कशन टाइम टू टाइम बीच बीच में हम बोलते गए हैं, तो सर अभी क्या डिस्कशन होगा, एक फुल, आपको बहुत कम जरूरत पड़ेगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल सम्स में, बट फिर भी अगर एक बहुत सारा डिटेल वाला सम आ गया, या मान लो इस तरह का सम आ गया कि बताइए शेयर कैपिटल के बारे में एक कंपनी को क्या क्या लिख के देना पड़ता है, तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अनपेड कॉल्स इन अरियर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, फेस वैल्यू, प्रोमोटर होल्डिंग, बड़ा बड़ा शेयर होल्डर का होल्डिंग, बोनस, बाई बैक, बहुत चीज के बारे में डिस्क्लोजर करना पड़ता है ना, तो उसका पढ़ाई हम लोग करेंगे। हमने आपको पेज 4 टू पेज 23 पढ़ने बोला था, आप लोग पढ़े नहीं पढ़े? आज बैठ के पढ़िएगा, अभी मेरा भी गला को रेस्ट मिल जाएगा, आपका भी पढ़ाई हो जाएगा। 5 मिनट में वो थोड़ा फाइल चेंज कर लेता है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ओके अनुपम, एक नया फाइल बनाओ, 5 मिनट का ब्रेक है।